दुनिया में हर टेरिटोरियल डिस्प्यूट सिर्फ मैप पर नहीं लड़ा जाता, कई बार असली लड़ाई नैरेटिव की भी होती है। पीओके के केस में पाकिस्तान वही लड़ाई हारता हुआ दिख रहा है। दुनिया के सामने नाम देता है आजाद कश्मीर, लेकिन जब वही एरिया प्रोटेस्ट, शटडाउन, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की वजह से स्पॉटलाइट में आता है तो एक सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ जाता है। अगर ये वाकई आजाद है तो फिर आवाज दबानी क्यों पड़ रही है? 10 जून 2026 को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान फिर से स्पॉटलाइट में आए, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं थी। ये इंडिया के कश्मीर नैरेटिव, पाकिस्तान के वीक गवर्नेंस मॉडल और चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजी तीनों को एक साथ एक्सपोज करने वाली स्टोरी है। पीओके में लोकल लोग बेसिक इशू पर नाराज हैं, जैसे बिजली, महंगाई, गेहूं, बेसिक सर्विसेज, पॉलिटिकल राइट्स और रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इंडिया के लिए ये जरूरी नहीं है कि वहाँ सड़कों पर क्या हो रहा है। जरूरी ये है कि पीओके में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो इंडिया के लॉन्ग टर्म कश्मीर नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग करता है या नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जिस एरिया को आजाद कश्मीर बोलता है, वहाँ के लोग खुद ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, वो आजाद नहीं है। लोकल्स को लगता है कि डिसीजन उनके नाम पर तो होते हैं, लेकिन कंट्रोल इस्लामाबाद के पास रहता है। यानी नाम में आजादी है, पेपर पर गवर्नमेंट लोकल है, लेकिन सिस्टम में रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद का है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंट बन जाता है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का पूरा रीजन इंक्लूडिंग पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान ने इस एरिया पर इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है और पाकिस्तान को ये एरिया वेकेट करना चाहिए, और यहीं पर पाकिस्तान का नैरेटिव कमजोर पड़ता है। एक तरफ वो यूएन प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है और दूसरी तरफ पीओके के अंदर ही लोग इस्लामाबाद कंट्रोल्ड सिस्टम से नाराज दिखते हैं। इंडिया ने भी क्लियर जवाब दिया, जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और फॉल्स नैरेटिव से ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर पर लेक्चर देता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में ही लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज, उनके रिसोर्सेज और उनके राइट्स इग्नोर हो रहे हैं। इसीलिए इंडिया के लिए पीओके अनरेस्ट सिर्फ एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर स्टोरी नहीं है, ये इंडिया को 3 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देता है। पहली ये कि पाकिस्तान पीओके को जेन्युइनली आजाद नहीं चला रहा, दूसरी ये कि लोकल लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है, और तीसरी पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान सिर्फ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज नहीं है, चाइना और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का गेटवे भी बन चुके हैं। और यहीं से स्टोरी में चाइना के स्ट्रेटेजिक लेयर की एंट्री होती है। गिलगिट बल्तिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चाइना का रूट जीजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है और इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा गिलगिट बल्तिस्तान से गुजरता है। मतलब पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान सिर्फ मैप पर एक डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर का रास्ता है। इसीलिए जब जब इस रीजन में अनरेस्ट होता है तो प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं आता, चाइना के सीपीईसी इंटरेस्ट पर भी इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट होता है, और इंडिया का ऑब्जेक्शन इसी वजह से और स्ट्रांग हो जाता है। इंडिया के लिए ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक नॉर्मल रोड, ट्रेन या टनल का प्रोजेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसका रूट उस टेरिटरी से गुजरता है जिसे इंडिया पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन मानता है। इसीलिए इंडिया इसे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सॉवरेनिटी चैलेंज के रूप में देखता है, और यहीं पर पाकिस्तान के डेमोक्रेसी नैरेटिव की सबसे कमजोर कड़ी सामने आती है। पाकिस्तान पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान में इलेक्शंस करवाता है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि यहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन इंडिया का ऑब्जेक्शन सिंपल है, इलीगल ऑक्यूपेशन पर इलेक्शन करवा देने से ऑक्यूपेशन लीगल नहीं हो जाता। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पाकिस्तान इलेक्शंस के थ्रू अपने कंट्रोल को नॉर्मल दिखाना चाहता है, लेकिन इंडिया का स्टैंड ये है कि वोटिंग बूथ से सॉवरेनिटी चेंज नहीं होती। और शायद इसी वजह से पीओके का इशू सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रह जाता, ये एक मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल इशू बन जाता है, जहां गवर्नेंस फेलियर, डेमोक्रेसी का दिखावा, लोकल राइट्स, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर और इंडिया का कश्मीर क्लेम सब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन आगे कुआं पीछे खाई वाली बन गई है। अगर प्रोटेस्ट अलाउ करता है तो दुनिया को डिससैटिस्फैक्शन दिखती है, और अगर क्रैकडाउन करता है तो दुनिया को रिप्रेशन दिखता है। दोनों सिचुएशंस में नैरेटिव डैमेज पाकिस्तान का होता है। पीओके पाकिस्तान के लिए अब एक ऐसा आईना बन गया है जिसे छुपाए तो शक बढ़ता है और दिखाए तो सच सामने आ जाता है। लेकिन इंडिया के लिए ये एक लेसन है, पीओके को सिर्फ इमोशनल स्लोगन तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। पीओके हमारा है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लाइन तो है, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर नैरेटिव फैक्ट से बनते हैं।
इलीगल ऑक्यूपेशन, इस्लामाबाद कंट्रोल, लोकल डिससैटिस्फैक्शन, CPEC रूट और गवर्नेंस फेलियर। आज पीओके का अनरेस्ट इंडिया को यही फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। पीओके की सड़कों पर उठी आवाज पाकिस्तान के लिए इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकती है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर है। पीओके को सिर्फ मैप पर मत देखिए, ये एक ऐसी जगह है जहां इंडिया की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान का नैरेटिव और चाइना का कॉरिडोर तीनों टकराते हैं। इसीलिए पीओके की हर हलचल साउथ एशिया के फ्यूचर पावर गेम का सिग्नल बन जाती है। असल बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को UN में उठाता रहेगा, लेकिन पीओके की सड़कों पर उठती आवाज उसके नैरेटिव को हर बार कमजोर करती रहेगी, क्योंकि कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते। और पीओके के केस में पाकिस्तान का नैरेटिव अब वही झूठ लगता है जो हर प्रोटेस्ट के साथ और लड़खड़ाने लगता है। आपके हिसाब से इंडिया को पीओके इशू पर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? ग्लोबल फोरम्स पर एग्रेसिव डिप्लोमेसी या क्वाइटली प्रेशर बिल्ड करने वाली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।